दोस्तों आज के पेपर का आगाज कैसा रहा जरूर बताइएगा। तो चलिए करते हैं अब अगले पेपर की तैयारी, यानी सामाजिक विज्ञान जो 7 तारीख को आपका एग्जाम है उसके लिए। यहाँ पर आज के इस वीडियो में अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ में लेकर के आया हूं। लेकिन साथियों एक बात आपको साफ साफ स्पष्ट कर दूं, ये वीडियो पिछले वर्षों के टॉप सिलेक्टेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पर आधारित है। पेपर में क्या आएगा इसकी 100% गारंटी कोई नहीं दे सकता, लेकिन इन सवालों के आने के चांसेस काफी अच्छे हैं, इतना मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। और ये आपकी तैयारी और कॉन्फिडेंस दोनों को जबरदस्त मजबूती देगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से वे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? तो एकदम सटीक टू द पॉइंट आपने क्वेश्चन का आंसर देना है। यह कथन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक का है, जिसे फ्रांस की क्रांतिकारी घटनाओं के यूरोप पर प्रभाव को दर्शाया गया है। राइट। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक शक्तिशाली सेना नायक था, याद रखना, फ्रांस का शक्तिशाली सेना नायक था जिसने फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस पर शासन किया। अगला क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यंग इटली की स्थापना जोसेफ मेस्नी ने इटली के एकीकरण के उद्देश्य से की थी। एकदम टॉपर्स राइटिंग आंसर है ये, आपको इसी तरीके से याद रखना है और ये प्रिपरेशन में जबरदस्त बूस्ट देगा आपको। समन्वयवाद से आप क्या समझते हैं? तो भाई समन्वयवाद वह विचारधारा है, समन्वयवाद क्या है? एक विचारधारा जिसमें विभिन्न राजनीतिक विचारों के बीच संतुलन स्थापित करने पर बल दिया जाता है। 2 नंबर के क्वेश्चन एकदम सिंपल और सटीक आंसर लिखने हैं। मेरियान और जर्मनिया कौन थे? तो मेरियान फ्रांस तथा जर्मनिया जर्मनी की राष्ट्रीय प्रतीकात्मक स्त्रियां थी। ध्यान देना, मेरियान फ्रांस की, जर्मनिया जर्मनी की प्रतीकात्मक स्त्रियां थी जो राष्ट्र की भावना को दर्शाती थी, इंडिकेट करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस और कब किसके द्वारा आयोजित की गई थी? वियना कांग्रेस कब और किसके द्वारा? तो क्वेश्चन में 2 चीजें, कब और किसके द्वारा। तो भाई वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक के नेतृत्व में आयोजित किए। तो देखिए कब और किसके द्वारा, दोनों का जिक्र यहां हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूटोपिया से आप क्या समझते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूटोपिया एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना है जहां सभी लोग सुख, समानता और शांति से रहते हैं। एक बार अगेन फिर से सुनिए, यूटोपिया एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना है जहां सभी लोग सुख, समानता और शांति से रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमन साम्राज्य से क्या तात्पर्य है? वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो मजा जरूर आएगा, और अगर आता है तो ये भी बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, है ना। तो ऑटोमन साम्राज्य एक शक्तिशाली तुर्की साम्राज्य था। ध्यान देना, ऑटोमन जो साम्राज्य था वो एक शक्तिशाली टर्की साम्राज्य था जिसका विस्तार यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक फैला हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी क्यों थी? क्योंकि आंसर में लिखेंगे, क्योंकि राष्ट्रवाद का विकास औपनिवेशिक शोषण और विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष के रूप में हुआ, इस वजह से। अगला क्वेश्चन है, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? निरंकुशवाद वह शासन व्यवस्था है, ध्यान देना, जिसमें शासक के पास सभी शक्तियां केंद्रित होती हैं और जनता की भूमिका सीमित यानी लिमिटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो चाइना किन किन देशों से मिलकर बना है? जैसा नाम है, इंडो चाइना वियतनाम, लाओस और कंबोडिया देशों से मिलकर बना है। कई बार तो हम लोग क्या कह देते हैं भैया, इंडो मतलब इंडिया, चाइना मतलब चाइना, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इंडो चाइना वियतनाम, लाओस, कंबोडिया देशों से मिलकर बना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्फ्यूशियस कौन था? देखिए इसमें सारे के सारे क्वेश्चन ही डियर सुपर सिलेक्टेड हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना। उन सुपर सिलेक्टेड में भी एक कुछ खास खास नाम जो बार बार रिपीट कर जाते हैं वो मैं आपको बोल देता हूं। फिलहाल कन्फ्यूशियस कौन था? कन्फ्यूशियस चीन का एक महान दार्शनिक था, याद रखना, कहां का? चीन का। और क्या था? दार्शनिक, जिसने नैतिकता और सामाजिक अनुशासन पर बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी बोउ चाउ, है ना, फान बोउ चाउ, याद रखना, नाम याद रखना, फान बोई चाउ, है ना, फान बोई चाउ लिखा हुआ है। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब और किसने? कब और किसने? तो भैया 1930 में हो ची मिन्ह के द्वारा। 1930 में, कब? 1930 में किसके द्वारा? हो ची मिन्ह के द्वारा की गई थी। सत्याग्रह के विचार का मीनिंग क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर अन्याय का विरोध करना, यही है सत्याग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह। आप ऐसा भी लिख दोगे तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, G77,
है ना, समूह G77, इससे क्या मतलब है? तो G77 विकासशील देशों का एक संगठन है जिसका उद्देश्य आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। एक चीज और आपको स्पष्ट कर दूं दोस्तों, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो 2 नंबर वाले आपको 3 नंबर में भी देखने को मिल जाएंगे, इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जो 3 नंबर के क्वेश्चन है कई बार वो 5 नंबर में भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए कुछ संदेह की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सोशल साइंस में होता है कुछ इसी तरीके से होता है। कोई लिमिट नहीं है कि 2 नंबर वाला 3 नंबर में नहीं पूछा जाएगा। 2 नंबर 3 नंबर वाले कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो 2 और 3 दोनों में पूछ लिए जाते हैं, और 3 नंबर के कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो 3 नंबर और 5 नंबर दोनों में पूछ लिए जाते हैं। फिलहाल अगला क्वेश्चन है 1929 ईस्वी की महामंदी का बंगाल के पटसन, पटसन जो जिससे आपने गांव में देखा होगा चारपाई बनती है, उसका जो सूत बनता है, उसका जो रस्सी बनती है चारपाई बनाने वाली, उसको पटसन बोलते हैं। उत्पादक किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो महामंदी के कारण पटसन के दाम गिर गए, जिससे किसानों की आय में भारी गिरावट आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी एक विशेषता बतानी है। तो पहले वहां पे कैसी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो अत्यधिक उपजाऊ होती है, ये इसकी खासियत हो गई। अगला है वीटो, आपने सुना होगा वीटो पावर। तो वीटो का क्या मतलब है? वीटो का तात्पर्य किसी प्रस्ताव या निर्णय को अस्वीकार करने के विशेष अधिकार से है, ठीक है। गिरमिटिया मजदूर, वेरी इंपॉर्टेंट, से क्या मतलब है? गिरमिटिया मजदूर वे मजदूर थे जिन्हें अनुबंध के यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर विदेशों में काम करने भेजा गया था। नेक्स्ट स्पेनिंग जेनी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या था? इसका आविष्कार किसने किया था? ये कई बार एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है। स्पिनिंग जेनी सूत काटने की एक मशीन थी जिसका आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। याद रखना किसने किया था? जेम्स हरग्रीव्स। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहां पर? कब और कहां औद्योगिक क्रांति? तो 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। कब? 18वीं शताब्दी में, और कहां पर? इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है 16वीं सदी में दुनिया सिमटने लगी थी, इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है व्यापार, यात्राओं और संचार के कारण विश्व के देश एक दूसरे के निकट आने लगे थे, और इसी को हम लोग ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, उसी का स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन का एक एक एग्जाम्पल देना है। तो नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण सौर ऊर्जा है, जबकि अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण कोयला है, या पेट्रोलियम भी लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैविक और अजैविक संसाधनों में बांटा जाता है। जैविक ऐसे संसाधन जिनमें जान होती है, अजैविक जिनमें जान नहीं होती। आप इतना सिंपल सा समझ जाइए। अगला क्वेश्चन है मानव के लिए संसाधन क्यों जरूरी है? तो संसाधन मानव की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति और जीवन स्तर सुधारने के लिए जरूरी है। नदियों पर बांध क्यों बनाए जाते हैं डियर? तो नदियों पर बांध सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं। रबड़ उत्पादक 2 राज्यों के नाम लिखने हैं। तो प्रमुख राज्य केरला और तमिलनाडु, याद रखना केरल और तमिलनाडु रबर उत्पादक राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि की 2 विशेषताएं लिखनी है। तो भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर होती है तथा यह श्रम प्रधान कृषि है। पहली खासियत मानसून पर निर्भर, दूसरा श्रम प्रधान कृषि होती है। 30 नंबर क्वेश्चन पे देखिए भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के कर्तन दहन कृषि को हम लोग झूम कृषि भी कहते हैं। कहां पर? उत्तर पूर्वी राज्यों की बात कर रहा है। अगर झारखंड की बात करेगा तो वो अलग हो जाता है। और आप बताइएगा कि झारखंड में झूम कृषि को और किस नाम से जाना जाता है? जरूर अगर आपको पता होगा तो कमेंट में कीजिएगा, और नहीं तो पता करके कमेंट कीजिएगा। रोपण कृषि क्या है? इसकी एक विशेषता आपने बतानी है। तो रोपण कृषि बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है। रोपण कृषि है ना, जिसको प्लांटेशन फार्मिंग कहते हैं। तो एक बड़े एरिया में एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है, और यह पूंजी प्रधान होती है, जैसे आपने देखा होगा चाय की खेती, है ना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 32 नंबर किन चट्टानों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन? याद रखना तो खनिजों का निक्षेपण आग्नेय तथा कायांतरिक चट्टानों में होता है, राइट। झारखंड में स्थित जो कोडरमा जिला है, कोडरमा किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो माइका, जिसको अभ्रक कहते हैं। याद रखना ये कई बार एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, ध्यान देना, ठीक है। आधारभूत उद्योग क्या होते हैं? तो ऐसे उद्योग, आधारभूत उद्योग वे उद्योग हैं जो अन्य उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करते हैं। ध्यान देना बेसिक जो उद्योग की बात कर रहा है। तो ऐसे उद्योग जो आधारभूत उद्योग वो हैं जो अन्य उद्योगों को क्या करते हैं? रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल प्रदान करते हैं। पर्यावरण में गिरावट का एक उदाहरण दीजिए। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से पर्यावरण में गिरावट सबसे मेन एग्जांपल है। सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से आप क्या समझते हैं? सूचना का अधिकार नागरिकों को सरकारी कार्यों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है।
अगला, सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, याद रखना है ना। हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो 3 नंबर में भी गिर जाते हैं, यानी पूछ लिए जाते हैं। औसत का प्रयोग विभिन्न आंकड़ों की तुलना करने के लिए किया जाता है। आंकड़ों की तुलना, यही कीवर्ड है, इसका याद रखना। 39 नंबर क्वेश्चन है, हमारे देश के विकासात्मक लक्ष्य क्या होने चाहिए? तो देश के विकासात्मक लक्ष्य गरीबी उन्मूलन और जीवन स्तर में सुधार होने चाहिए। क्या? गरीबी उन्मूलन और जीवन स्तर में सुधार, याद रखना। ऐसा आपको बता रहा हूं, वीडियो रेयर है, रेयर आपको मिलेगा, है ना। आप कहीं पर भी घूम लीजिए, टहल लीजिए। अगला क्वेश्चन है, विकास के लिए धारणीयता क्यों महत्वपूर्ण है? तो धारणीयता आवश्यक है ताकि वर्तमान विकास से भविष्य की पीढ़ियां प्रभावित ना हो, इसलिए धारणीयता यानी सस्टेनेबिलिटी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सस्टेनेबिलिटी, राइट, जरूरी है। औसत के प्रयोग का एक उदाहरण दीजिए। तो विभिन्न राज्यों के प्रति व्यक्ति आय की तुलना के लिए औसत का प्रयोग किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय की तुलना के लिए औसत का यूज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। विकास से आप क्या समझते हो भाई? विकास से तात्पर्य लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन से होता है। भारत में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो कोयला, पेट्रोलियम, जल ऊर्जा और सौर ऊर्जा प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हो? तो किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त आय प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा विनिमय में मध्यस्थता को क्या कहा जाता है? तो इसमें मध्यस्थता को विनिमय का माध्यम कहा जाता है, याद रखना, मध्यस्थता को विनिमय का माध्यम। नेक्स्ट है, बैंकों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो भैया लोगों को ऋण प्रदान करना बैंकों का सबसे मेन काम होता है। जब दोनों पक्ष खरीद बिक्री पर सहमत हो तो उसको क्या कहते हैं? जब दो पक्ष खरीद बिक्री पर सहमत हो उसको हम लोग व्यापार यानी ट्रेड कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रा नोट कौन जारी करता है? तो भारत में मुद्रा नोट भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यानी आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट है 49, विश्व व्यापार संगठन के 2 कार्य यानी डब्ल्यूटीओ के 2 काम बताने हैं। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नियम बनाना और व्यापार विवादों को समाधान करना, ये 2 काम इसके होते हैं। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन से आप क्या समझते हैं? इसके ऊपर भी एक थोड़ा सा हिंट आया था। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ताओं यानी कंज्यूमर्स को किन 2 वर्गों में बांटा गया है? तो ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं में, यानी 2 हिस्सों में बांटा गया, ग्रामीण और शहरी उपभोक्ता। नेक्स्ट है 52 नंबर, विज्ञापन नए उपभोक्ता कैसे पैदा करता है? तो विज्ञापन वस्तुओं के प्रति आकर्षण और मांग बढ़ाकर नए उपभोक्ता तैयार करता है। और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज क्यों नहीं देते? क्योंकि बैंक भुगतान क्षमता, जमानत और जोखिम के अभाव में कुछ कर्जदारों को कर्ज नहीं देते। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों। मिलेंगे अगले कुछ ऐसे ही जबरदस्त वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।